हेलो डियर टीचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? कुशल मंगल? प्रिपरेशन चल रही है? चलिए, आप बेटर प्रिपरेशन करते रहिए और हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। हम दोनों का म्यूचुअल कोऑपरेशन आवश्यक है आपकी सफलता के लिए, क्योंकि मेरा भी वही उद्देश्य है जो आपका। आपका अगर उद्देश्य है डॉक्टर बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना, तो मेरा उद्देश्य है आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाना। चलिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल से संबंधित कुछ बेसिक अदर कंसेप्ट की। आज हम समझेंगे इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी की बात करेंगे। कंसेप्ट आएगा इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी। सिम्बियोटिक थ्योरी पहले समझिए। इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी से पहले कि जो सेल है, सेल के अंदर मेनली 3 तरह के ऑर्गेनल काम करते हैं। पहला ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेल में केवल एक ही ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है और वो है आपका न्यूक्लियस। हम इसकी स्टडी सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि जब हम न्यूक्लियस को समझ लेंगे तो उसके बाद हमें तुरंत समझना पड़ेगा क्रोमोसोम, है ना, के बारे में जानना पड़ेगा। यानी फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमें आसानी से समझ में आएगा। हम ये नहीं भी दिमाग में बैठा हुआ कि आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं। हमें मतलब है सिलेबस कंप्लीट होने से। ठीक है, तो एक तो हो गया ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, वे सेल ऑर्गेनल जो अपने आप काम करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किन्हीं से इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है। दे आर कॉल्ड ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या? सेल ऑर्गेनल फंक्शन इंडिपेंडेंटली। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंटली। किन्हीं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये कहेगा आई एम द बॉस। जो सेल का ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, आई एम द बॉस and you have to obey my order, autonomous। दूसरा होता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल ये वैसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कुछ डिसीजन तो खुद ले सकते हैं, बट उसके लिए भी गाइडलाइन तय होगी। उस गाइडलाइन के आधार पर वो कुछ डिसीजन तय कर सकते हैं। जो गाइडलाइंस है, सेट गाइडलाइंस है, उस आधार पर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अपने अगर नेशन कंट्री की बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली हम कौन है उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर भाई पूरे देश के लिए डिसीजन लेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी प्लानिंग लाना है, सारा डिसीजन इनके पास होता है। तो ये हो गए द बॉस। कौन? ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेल कोई कंट्री, मान लीजिए सेल एक कंट्री है, तो पूरे देश के लिए डिसीजन कौन लेंगे? प्राइम मिनिस्टर। सऊदी की तरफ देखते ना, पिछली बार कोरोना था तो प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत आगे बढ़ करके अनाउंस कर दिया, भैया लॉकडाउन लगा दो, कोई नहीं निकलेगा। इस बार वो अलग बात है। दूसरा होता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। अब इनके बाद हर स्टेट में क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर ये होते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। या आप कह सकते हैं लोकल बॉडी की बात कर रहे हैं, ये कुछ डिसीजन तो खुद ले सकते हैं,
बट कुछ डिसीजन प्राइम मिनिस्टर। और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहले से फॉर्मेट तैयार है, प्राइम मिनिस्टर की गाइडलाइन पर ही करेंगे। अब ये हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल साइंस है वो बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस करा तो बढ़िया से कभी सेकंड में नहीं पढ़ रहे, हम समझने के लिए। तो यानी चीफ मिनिस्टर ऑटोनोमस होते पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं है, जबकि प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट ऑटोनोमस है। उसी प्रकार सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल यानी जो आपका न्यूक्लियस है ये कंप्लीटली ऑटोनोमस है, जबकि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल वैसा ऑर्गेनल है दैट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, राइट, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है ना। फंक्शंस पार्शियली इंडिपेंडेंटली, हम ऐसा कर सकते हैं, पार्शियली इंडिपेंडेंटली, और एक उसके बाद होता है डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल। तीन तरह के सेल ऑर्गेनल है, डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल, वैसे सेल ऑर्गेनल जो दूसरे ऑर्गन से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और वहां से वो फंक्शन करते हैं। तो सब कुछ मिल गया, हाँ जी आप ये काम करते हैं, जैसे बल्दी बड़ी सब कुछ ला के दे दिया, जिसकी पैकिंग कर दो, पैकिंग करके अगले भेज दो। कितनी पैकिंग करनी है, कहाँ पैकिंग करनी है, समझे, वो सब कौन डिसाइड करेगा, या कभी कभी आपको सेमी ऑटोनोमस। तो तीन तरह के सेल ऑर्गेनल की बात हुई, एक तो ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, दूसरा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल और तीसरा डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल। तो समझते हैं इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी क्या है, इंडो सिम्बियोसिस क्या है, इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी क्या है, ये कैसे उद्भव हुआ। तो इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी इसे प्रोपोज किया था तीन लोगों ने, इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी दिया था। इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी किन ने दिया था, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है अल्टमान, स्किम्पर एंड मार्विन, अल्टमान, स्किम्पर एंड मार्विन। इन तीनों ने इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी दिया था। अब इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी आ रहा है क्यों? अब इसके पहले एक कंसेप्ट आया ना कि इसमें कुछ आपको ऑटोनोमस है, सेमी ऑटोनोमस है। तो ये ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता क्या है, यानी तो सेल के अंदर कहे, बाद में जब स्टडी हुआ तो पता चला कि भाई ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनल तो अपने आप काम कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनल ऐसे हैं जो कुछ काम अपने आप करते हैं, कुछ के लिए वो इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो करो, इसका मतलब क्या है कि ये सेमी ऑटोनोमस है। तब हुआ कि ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल आया कहां से, कैसे आया? अब इस पर माथापच्ची होने लगी, कैसे? तो उसके लिए अल्टमान, स्किम्पर और मार्विन ने कंसेप्ट दिया जिसे हम कहें इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी। इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी में इन्होंने कहा कि ऐसा हुआ होगा कि पहले जो प्रोकैरियोट्स थे, अब प्रोकैरियोट्स अलग अलग साइज के थे, प्रोकैरियोट्स थे वो अलग अलग साइज के प्रोकैरियोट्स थे, है ना, अलग अलग साइज के, कुछ 1 माइक्रोन के भी थे, कुछ 2 माइक्रोन के भी थे, कुछ 3 माइक्रोन के भी थे, कुछ 5 माइक्रोन के, कुछ 10 माइक्रोन के, 100 माइक्रोन तक के थे प्रोकैरियोट। तो जो प्रोकैरियोट्स थे, अब पॉसिबिलिटी है कि 2 प्रोकैरियोट
एक प्रोकैरियोट जो बड़े साइज का है, दो या दो से अधिक प्रोकैरियोट, अभी दो ही की बात करते हैं, छोटे साइज का प्रोकैरियोट हो गया। दोनों प्रोकैरियोट साथ साथ रहने लगे, क्योंकि काफी सारे है ना समाज में, कई काफी सारे लोग रहते हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होता है जिनसे हम मदद लेते हैं लेते हैं, मदद देने की आवश्यकता पड़ती है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमें मदद देने की आवश्यकता भी पड़ती है और जिनको मदद देने की आवश्यकता पड़ती है, तो वही मदद का लेन देन ट्रांसपोर्ट चल रहा है। अब तो ये दोनों साथ साथ रहते इन्होंने देखा कि इनकी कुछ जरूरत ये पूरा कर दी है, इनकी जरूरत ये पूरा कर दी, यानी दोनों में सिम्बियोसिस रिलेशन बना है। सिम्बियोसिस रिलेशन क्या होता है? जिसमें दोनों बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को लाभ होता है, किसी को नुकसान नहीं होता है। अगर एक को लाभ और एक को हानि होने लगा तो वो तो पैरासिटिक हो गया ना। सिम्बियोसिस में ऐसा होता है कि दोनों को लाभ है, किसी को नुकसान नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है, सिम्बियोटिक रिलेशन हुआ। अब सिम्बियोटिक रिलेशन हुआ तो दोनों पास आ गए, दोनों ऑर्गेनिक पास आ गए, दोनों का सिम्बियोटिक रिलेशन चलता रहा काफी दिनों तक, काफी जनरेशन तक चलता रहा, दिन ही जनरेशन तक चलता रहा। अब दिन भी इसीलिए क्योंकि इनकी लाइफ कितनी होती है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते थे, काफी जनरेशन तक चलता रहा। फिर ये चलते चलते दोनों में कंप्रोमाइज हुआ और क्या हुआ, बड़े वाले का जो मेम्ब्रेन है, बड़े वाले का जो मेम्ब्रेन है, ये यहां से रफ्तार करिए फ्यूज हो गया, यानी अब इसके अंदर ये चला गया। अब क्या हो गया, छोटा वाला जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो बड़े वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया। अब ये काफी जनरेशन तक ऐसा पास ऑन होते अब क्या हो गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है कुछ आवश्यकताओं के लिए बड़े वाले पर डिपेंड किया और छोटा वाला तो कुछ कर रहा था, बड़ा वाला तो इंडिपेंडेंट, बड़ा वाला कुछ फंक्शंस के लिए छोटे वाले पर डिपेंड हो गया, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट हो। इस कारण ये जो ऑर्गेनिज्म था, ये कालांतर में जाकर जब ये और सेल में एडवांसमेंट हुआ तो बाहर के एटमॉस्फेयर के कारण बाहर वाले जो ऑर्गेनिज्म था, बड़ा वाला जो प्रोकैरियोट था, बड़ा वाला प्रोकैरियोट तो मॉडिफाई कर लिया, अपने आप को बदल लिया, पर छोटा वाला मॉडिफाई नहीं कर पाया क्योंकि इसको बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई मतलब नहीं चाहिए, वहीं तक सीमित रह गया, ये गोद का बच्चा हो गया, क्या वहीं तक मम्मी पर ही डिपेंड है। तो अब ये जो ऑर्गेनल हो गए, ये आगे चले के इनके साथ रह गए और इस तरह से ये ऑर्गेनल बड़े वाले सेल ऑर्गेनल का पार्ट हो गया और ये आगे चलकर हम लोग इन्हें क्या कहे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। अब देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, तो वही चीज है, एक बड़ा सेल ऑर्गेनिज्म सेल था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, छोटा सेल ऑर्गेनल एक दूसरे के ये पास आए, ठीक है, फ्यूज हुए। अब फ्यूज होने के बाद क्या किया कि बड़े वाले सेल ऑर्गेनिज्म ने छोटे वाले ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ किया, निगल गया। अब निगलने के बाद ये जीवित रह गया, सर्वाइव कर गया इसके बॉडी के अंदर, और अब क्या हो गया कि पूरी तरह से ये ऑर्गेनल बड़े वाले सेल ऑर्गेनल के अंदर एडजस्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया और सर्वाइव करना शुरू कर दिया। तो कालांतर में जो छोटा वाला जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो सेल ऑर्गेनल के रूप में डेवलप हुआ, जिससे और ये चूंकि कुछ फंक्शंस अपने आप कर रहा था, इसीलिए इसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो ये सेमी ऑटोनोमस सेल। अब ये इस तरह से हम समझे कि इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी क्या कहता है, ठीक है। इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी की बात किए, इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी याद रखिएगा, इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी किससे रिलेटेड है, नीट लेवल का क्वेश्चन। इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी इज एसोसिएटेड विद बोलिए जल्दी कमेंट, एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड है, तो इट इज
associated with semi-autonomous cell organelle. Semi-autonomous cell organelle. क्या याद रखिएगा? Endosymbiotic theory is associated with semi-autonomous cell organelle. Endosymbiotic theory was proposed by, बोलिए अगेन, proposed by, अभी डिस्कस किए हैं, अल्टमान, स्किम्पर एंड मार्गी। अब यहाँ बात आ रहा है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो जब साइंस की एडवांसमेंट हुई, सेल के अंदर स्टडी किया जाना लगा, सेल के बारे में जानने समझने लगे, सेल्स की फिजियोलॉजी को समझने लगे, सेल्स की एनाटॉमी को समझने लगे, तो हम देखे कि कुछ जो सेल्स होते हैं ऑटोनोमस, कुछ सेमी ऑटोनोमस। तो पहले सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्या है? वे सेल ऑर्गेनल जिनका सर्कुलर डीएनए हो, वे सेल ऑर्गेनल जिसमें सर्कुलर डीएनए हो, सर्कुलर डीएनए हो, डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता हो, डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता हो, ठीक है, डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता हो, इनमें 70S राइबोसोम हो, 70S राइबोसोम हो, और ये प्रोकैरियोटिक लेवल के प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर हो, इसके सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या कहला है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर दिया क्या कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे होते हैं। ठीक, अब प्रश्न है कि ठीक आपने कहा, हमने मान लिया, आप बोल दिए कि हाँ जी इनमें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होता है, हम मान लिए। आप कहे ऑटोनोमस होता है न्यूक्लियस, हम मान लिए। ठीक, आप कहे कि डिपेंडेंट होता, हम वही मान लिए। ठीक, मान लीजिए, कुछ तो एविडेंस होगा। आज का समय एविडेंस का है, प्रत्यक्ष को वो लोग कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ठीक है, बट अप्रत्यक्षम तो प्रमाणम, जो अप्रत्यक्ष है, जिसे देख नहीं सकते, उसके लिए तो प्रमाण दीजिएगा ना, कि आप कर दिया मान लेंगे, आप ब्रह्मा है क्या? अरे आप टीचर हैं, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आप कर दीजिएगा, हम मान लेंगे। भाई आप हमें संतुष्ट कीजिए ना। मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न है, क्योंकि मैं बुद्धिजीवी हूं ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये एक ही प्रश्न है कि जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल की बात कहे, और आप कहें कि दो सेल ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस होता है, एक तो हो गया एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट। ठीक, आपने कहा कि एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल हैं, हम मान लिए। ठीक है, आपने कहा, हम मान लिए, आप विद्वान हैं, आप देखते हैं, आप अध्ययन करते हैं, आप जितना पढ़े लिखे नहीं हैं, समझाइए ना, कुछ तो प्रमाण होगा, कुछ तो प्रूफ होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए 2-4 दे देते हैं, 2-4 से संतुष्ट होंगे ना? कहेंगे भाई एक भी प्रूफ दे दो, काफी है।
एक ही एविडेंस दे दो, एक ही प्रूफ दे दो। ठीक, तो कहे सबसे पहले तो जान लीजिए कि इनका जो साइज होता है, अब हम इनकी बात करेंगे सपोर्टिंग एविडेंस की। सपोर्टिंग एविडेंस कैसे मान ले, तो ऐसे मानिए, तो कहेंगे भाई सबसे पहली तो जो बात है, इनकी जो साइज होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर होती है। मीन्स इनकी साइज जनरली 4 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होती है। किसकी? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल की हम जो बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की और राइबोसोम की, तो इनकी साइज 4 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होती है। ठीक, आगे कहते हैं क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में जो डिवीजन होता है, जो नए सेल ऑर्गेनल का निर्माण होता है, वो सिंपल फ्यूजन द्वारा होता है। सिंपली ये बढ़ते हैं और डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ते हैं डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो कहते हैं क्या कि डिवाइडेड और प्रोड्यूस्ड, रिप्रोड्यूस कुछ भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय सिंपल फ्यूजन मेथड। फ्यूजन टूटना, सिंपल फ्यूजन मेथड से ये डिवाइड होते हैं। ये जो दोनों सेल ऑर्गेनल है, कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सिंपल फ्यूजन मेथड से डिवाइड होते हैं। ठीक, इनमें जो फ्लूइड होता है, इंटीरियर फ्लूइड, इनके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, सब्सटेंस सब में होता है, सब में सब्सटेंस होता है। अभी फ्लूइड की बात करते हैं, क्या भरा होता है वो बाद की बात करेंगे। तो इनके जो फ्लूइड होते हैं, इंटीरियर फ्लूइड कंटेन 70S राइबोसोम। इनमें 70S राइबोसोम होता है। अब 70S राइबोसोम क्या है, अभी ये सिर्फ नाम याद रखिए, इसकी हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस की मोलिकुलर बेसिस समझेंगे, यानी समझेंगे कि इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे जाता है, कौन से मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनमें, तो हम बात करेंगे फिर 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 30S राइबोसोम वगैरह, पूरा राइबोसोम की स्टडी करेंगे वहां पर। अभी राइबोसोम की स्टडी करेंगे ना, तो ये फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो जहां पढ़ना है वहीं पढ़ेंगे ना, जहां पढ़ने की आवश्यकता वहीं पढ़ेंगे। अब ये जान लीजिए इनका इनके इंटीरियर में 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, आगे कहते हैं इट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन लेस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इनके डीएनए में दो बातें सामने आ रही, तीन बातें सामने आ रही हैं। इनका जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है, इनके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, स्ट्रैंडेड होता है और इनके डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगेन इनकी स्टडी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही पढ़ेंगे। और आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें, जल्द ही इनकी भी वीडियो अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर जल्दी वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे, ताकि जब हमें सिलेबस और अच्छी तरह से समझ में आए। अभी जान लीजिए कि इनके जो डीएनए में तीन कैरेक्टरिस्टिक होता है। कहते हैं इनका डीएनए सर्कुलर होता है, इनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और इनके डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बात समझ आ रही है? अभी तक एविडेंस है, सपोर्ट
सपोर्टिंग एविडेंसेस है इस बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, राइट। कहते हैं इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इट इज नॉट इंक्लोज्ड इनसाइड न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसके अंदर किस पॉइंट पर कंडेंस्ड होता है, स्थित होता है, लेकिन वो किसी इन्वेलप से घिरा हुआ नहीं रहता है। जबकि सेल्स का छोड़ दीजिए, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक छोड़ दीजिए, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा रहता है। तो कहते हैं क्या कि इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप, इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप। इनका न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो कितने एविडेंस हो गए? पहला एविडेंस हो गया साइज इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक, पहला एविडेंस दे दिए कि इनका जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक के बराबर होता है, कि जैसा होता है जितना ही होता है, यानी रेंज है 4 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। सेकेंड एविडेंस क्या दिए कि सिंपल फ्यूजन मेथड से डिवाइड होते हैं। थर्ड एविडेंस क्या दिए कि इनका इंटीरियर कंटेंट में 70S राइबोसोम पाया जाता है। फोर्थ एविडेंस क्या दिए कि इनका डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हिस्टोन प्रोटीन लेस होता है। फोर्थ एविडेंस क्या दिए, इनका न्यूक्लियर एनवेलप में इनक्लोज नहीं होता है। अभी तक 4 एविडेंस दिए हैं। फिफ्थ एविडेंस क्या दिए हैं फिफ्थ एविडेंस? कमेंट कीजिए अगर किसी को पता है। तो फिफ्थ एविडेंस दिए कि इनकी जो जीन्स होते हैं, जिन वो जिन नहीं, वो जिन नहीं, वो जिन वो लोग डराने के लिए कहते हैं जिन आता है ये करता, वो जिन नहीं, डीएनए का पार्ट होता है। तो कह रहा है जीन सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स, हैव जीन्स सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स but different to यूकैरियोट। इनके जीन प्रोकैरियोट के जैसे होते हैं लेकिन यूकैरियोट के जैसे नहीं होते हैं। इनमें इनके जो जीन होते हैं वो प्रोकैरियोट के जैसे होते हैं, इनके जीन यूकैरियोट के जैसे नहीं होते। फिर भी यूकैरियोटिक बॉडी के सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल के जीन है। इसका मतलब अवश्य ये प्रोकैरियोट से आए हैं। सबसे बड़ा एविडेंस कि भाई यूकैरियोट में है और जीन प्रोकैरियोट का है, मतलब जरूरी प्रोकैरियोट के साथ से आया होगा। ये पहले प्रोकैरियोट रहा होगा और हम ये पढ़े हैं कि भाई प्रोकैरियोट ही आगे चलकर कालांतर मॉडिफाई होकर यूकैरियोट बना। तो ये तो बाहर वाला बना दिया, बदल दिया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट बन गया, लेकिन अंदर वाला बेचारा वही का वही रह गया। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस था। आगे कहते हैं हैव रिलेटिवली लेस राइबोसोम। सिक्स्थ एविडेंस हैव रिलेटिवली लेस राइबोसोम। आगे राइबोसोम के बारे में जानेंगे। अभी बात हो रही है 70S राइबोसोम की होती है। सिंगल सर्कुलर क्रोमैटिन विद न्यूक्लियोसाइड। सेवेंथ एविडेंस सिंगल सर्कुलर
हैव सिंगल सर्कुलर क्रोमैटिन विद न्यूक्लियोसाइड। इनमें सिंगल एक ही सर्कुलर क्रोमैटिन न्यूक्लियोसाइड होता है। क्रोमैटिन क्या होता है इसके बारे में भी हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे, तो हम जानेंगे। तो ये 7 एविडेंस आपके सामने रख दिए कि भाई ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। ये सेल ऑर्गेनल नहीं, इसे सेल ऑर्गेनल समझने की भूल मत कर देना, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। 7 एविडेंस चाहिए। और कितने एविडेंस चाहिए? कितने? अरे भाई एक एविडेंस काफी होता है सजा देने के लिए या ना देने के लिए। हम तो 7 एविडेंस दिए। अब तो पक्का प्रूव हो गया कि ये जो 2 सेल ऑर्गेनल जिनकी हम बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की, ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। राइट? दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Today's lecture. In the next video we will discuss one by one about some more cell organelles. Till then be with us। और हाँ, अच्छा अगर लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सीढ़ियों की ओर कदम पर कदम मिलाकर चल सके। खूब जमेगी जोड़ी जब मिल बैठेंगे हम 3, मैं, आप और आपकी मेडिकल की सीट।